नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल टीचिंग मेथड्स पर आपका फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे हिंदी शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि रीट, सीटेट, यूपीटेट एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हिंदी शिक्षण विधियों के 15 प्रश्न देखेंगे मित्रों। तो चलते हैं बिना कोई देर के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न देखिए मित्रों। पहला प्रश्न है कि पाषाण शब्द का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कौन सी तकनीक उपयुक्त रहेगी। देखिए प्रश्न है कि पाषाण शब्द दिया हुआ ना, इसका अर्थ बताना छात्रों को, तो शिक्षक के रूप में आप कौन सी तकनीक या कौन सा उपाय करोगे। पाषाण दिखाना, वाक्य प्रयोग करना, पर्याय शब्द बताना या इनमें से कोई नहीं। तो इसको तो हटा दो आप, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अब देखिए आप पाषाण के पर्याय बताओगे। अब देखिए मान लीजिए कि देखिए हर किसी को अभी तक छात्रों को पता नहीं है, जैसे कि छोटे कक्षाओं वाले बालक नहीं जानते कि पाषाण क्या था। उनको अब जैसे मातृभाषा में बताओगे कि पत्थर को क्या कहते हैं, तब तो वो जान जाएंगे ना, वरना वो पत्थर शब्द ही नहीं जानेंगे ना। तो पर्याय शब्द बताओगे कि पाषाण का पत्थर होता है ना, पाषाण होता है, प्रस्तर होता है, तो ये गलत चीज़ है। पर्याय शब्द आप पर्याय शब्द बताकर अर्थ स्पष्ट नहीं कर सकते हैं ना, उतना सर्वश्रेष्ठ नहीं रहता। ये बड़ी कक्षाओं के लिए पर्याय शब्द, ठीक है। वाक्य प्रयोग ये भी बाद की कक्षाओं के लिए ना, वाक्य प्रयोग करोगे। जैसे एक तो कहोगे, उनको मातृभाषा में बताओगे तब तो वो वाक्य प्रयोग में समझ जाओगे। एक पाषाण शब्द का प्रयोग करोगे फिर वाक्य प्रयोग करोगे, तो यह चीज़ गलत है ना। कि कि ऐसे करोगे जैसे राम ने श्याम को पाषाण से मारा। अब वो पाषाण का अर्थ नहीं समझ पाएंगे कि पाषाण क्या है ना। तो इसके लिए अब क्या करना पड़ेगा, देखिए प्रत्यक्ष ज्ञान देना पड़ेगा। और प्रत्यक्ष ज्ञान कब मिलेगा, जब आप उस चीज़ को छात्रों के सामने प्रत्यक्ष रूप में, मूर्त रूप में प्रदर्शित करोगे, है ना। यानी कि इसको पाषाण ही दिखा दोगे। पाषाण आपके पास उपलब्ध रहेगा। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, है ना, पत्थर या प्रस्तर। तो पत्थर आपके पास उपलब्ध है तो आप पत्थर उसको ला के दिखा सकते हो। इससे क्या होगा, प्रत्यक्ष स्थायी ज्ञान, मूर्त ज्ञान मिलेगा। और इससे बालकों का जो मन या मस्तिष्क में जो पाषाण शब्द का अर्थ की छवि है वो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। प्रश्न संख्या 1 में विकल्प नंबर 1 सही है मित्रों। चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। प्रश्न संख्या 2 है मित्रों, भाषाई तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना प्रमुख उद्देश्य है। क्या भाषाई तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना है। भाषाई तत्व जैसे कि भाषा के तत्व जैसे शब्द है, वर्ण है, ध्वनि है, ध्वनियों में अंतर करना है, शब्दों की पहचान करना, ये प्रमुख उद्देश्य किसका है। कविता शिक्षण का, गद्य शिक्षण का, कहानी शिक्षण का या नाटक शिक्षण का। तो देखिए मित्रों, ये कविता शिक्षण का तो मुख्य उद्देश्य हो जाता है रसानुभूति या आनंदानुभूति, है ना। कल भी बताया, जब संस्कृत का कल वीडियो था उसमें भी बताया ना, क्योंकि संस्कृत हिंदी में तो शिक्षण विद्या सेम है। कविता शिक्षण या जिसे कहूँ पद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य रसानुभूति या आनंद अनुभूति है। तो ये भाषाई तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना ये मुख्य उद्देश्य हो जाता है मित्रों गद्य शिक्षण का। किसका हो जाता है, जो गद्य शिक्षण है उसका मुख्य उद्देश्य हो जाता है भाषाई तत्वों का ज्ञान प्राप्त करना। कहानी शिक्षण की बात करूँ तो हो जाती है मित्रों कल्पना शक्ति का विकास करना। क्या, कल्पना शक्ति का विकास करना, ये मुख्य उद्देश्य हो जाता है कहानी शिक्षण का। और नाटक शिक्षण का क्या मुख्य उद्देश्य हो जाता है, जो अभिनय है उस अभिनय में कुशलता विकसित करना या निपुण होना, है ना, वो हो जाता है नाटक शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य। तो मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, एक नहीं यहाँ पे 4 प्रश्न तैयार हुए आपके लिए। विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 2 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 3 है, व्याकरण की शिक्षा का आरंभ कब करना चाहिए। देखिए व्याकरण की जो शिक्षा है वो कब से आरंभ करनी चाहिए, कब देनी चाहिए छात्रों को ना। बालक के विद्यालय आने पर, जैसे बालक विद्यालय आएगा कक्षा 1 से आप व्याकरण पढ़ाओगे, नहीं, गलत है। लेखन पर अधिकार होने पर, तो केवल लेखन कौशल पर अधिकार होने पर व्याकरण दोगे, ये भी गलत है। और केवल वाचन पर अधिकार होने पर, ये भी गलत है। भाषा पर अधिकार, क्यों, भाषा में भाई लेखन भी आ जाता है और वाचन भी आ जाता है ना। भाषा में जो 4 कौशल है वो चारों के चारों कौशल डेवलप हो जाते हैं। भाषा पर अधिकार, इसका मतलब क्या है, कक्षा 1 से 5 तक तो भाषा पर अधिकार हो जाएगा। उसके बाद जो रायबर्ण महोदय थे मित्रों, कौन, जो रायबर्ण महोदय थे, इन्होंने कहा था कि कक्षा 6 से व्याकरण की शिक्षा देनी चाहिए। तो कब देनी चाहिए, जब भाषा पर अच्छी तरह से अधिकार हो जाए बालकों का, तब व्याकरण की शिक्षा का आरंभ करना चाहिए। विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 3 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 4 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 4 देखिए, मौन वाचन से वृद्धि लाई जा सकती है। मौन वाचन से वृद्धि लाई जा सकती है, प्रश्न को ध्यान से पढ़ना। मौन वाचन से, इसका मतलब है कि मौन वाचन करके किस में वृद्धि लाई जाएगी, शरीर का विकास होगा, गलत चीज़ है। लिखने की गति, तो देखिए मौन वाचन, वाचन तो पढ़ना होता है, यहाँ लिखना ये भी नहीं होगा। और ना सुनने की गति होगा मित्रों, यहाँ होगा नेत्रों की गति में, है ना। क्या होगा, नेत्रों की गति में। क्यों, क्योंकि देखिए मौन वाचन में एक तो नेत्र सक्रिय रहते हैं और दूसरा रहता है मस्तिष्क सक्रिय। क्या,
एक तो नेत्र सक्रिय रहता है और दूसरा मस्तिष्क, है ना। कि मौन वाचन से वृद्धि किस में लाई जाएगी, तो नेत्रों की गति में लाई जाएगी। यानी कि जितना ज़्यादा मौन वाचन करेंगे तो उतना ही क्या होगा, उतनी अधिक यानी कि वाचन करेंगे। ये शब्द लिखे हुए, जैसे ये शब्द अभी वाचन वाचन ही तो करें, ये शब्द है, अब इनको मैं पढ़ रहा हूँ नेत्र मस्तिष्क, तो मतलब इनको मैं जल्दी जितना मौन वाचन पढ़ूंगा, जितना मन में पढ़ूंगा, उतना क्या होगा, बिना होठ हिलाए, बिना किसी आवाज़ शोर के, बिना किसी ध्वनि के पढ़ूंगा, तो उससे मौन वाचन होगा। और मौन वाचन होने से क्या होगा, जल्दी जल्दी मेरी आंखें उन शब्दों पर जाएगी और मैं मस्तिष्क में अर्थ ग्रहण करता जाऊंगा। मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज मत होना। विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 4 में। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 5 क्या कहता है। प्रश्न संख्या 5 देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 5 है, एक शिक्षक कविता के वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है। एक शिक्षक क्या कर रहा है, कविता का वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है कक्षा में ना। तो वह किस प्रकार का भाषाई कौशल का विकास का उपयोग कर रहा है। कहने का मतलब क्या है कि कविता को वो छात्रों से आपस में बार बार बुलवा रहा है, कभी इस छात्र को खड़ा किया इससे बुलवाया, कभी उस छात्र को खड़ा किया इससे, क्या कर रहा है वो कविता का वाचन पाठ करवा रहा है, कविता को बुला रहा है छात्रों के मुख से, है ना। तो ये क्या हो रहा है, कौन सा भाषाई कौशल का विकास का उपयोग कर रहा है वह शिक्षक, अभिव्यक्ति कर रहा है, अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति अर्थ ग्रहण दोनों, या कोई नहीं। अब देखिए इसमें कोई नहीं, हटा दो। अब वो क्या कर रहा है कि मतलब जितना उसके पास मतलब समय तो कम ही होगा इसके लिए ना, तो वो क्या कराएगा, थोड़ी थोड़ी या जैसे भी हर प्रत्येक छात्र से या जो जितने भी छात्रों से वो बुलवाएगा ना, तो बुलवाएगा मतलब छात्र क्या कर रहे हैं, वाचन कर रहे हैं, बोलेंगे ना, बोलेंगे, इसका मतलब क्या होंगे, बोलना किस में आ जाता है, अभिव्यक्ति में आ जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि वो केवल बोलेंगे ही तो ही छात्र, है ना भाई, केवल बोलेंगे यानी कि केवल अभिव्यक्ति तो करेंगे उस कविता को, है ना। अर्थ ग्रहण थोड़ी ना होगा उसमें, अर्थ ग्रहण नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, कविता के पाठ को वाचन पाठ का आयोजन हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि सभी छात्र मना सभी छात्र कविताओं को बोल रहे हैं, केवल बोल रहे हैं, वो अर्थ ग्रहण नहीं कर रहे हैं, तो ये विकल्प भी हट जाएगा। तो मित्रों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 5 में। आगे चलते हैं मित्रों प्रश्न संख्या 6 पर। प्रश्न संख्या 6 देखिए क्या है। प्रश्न संख्या 6 मित्रों, चित्रों का चयन का आधार क्या होना चाहिए। अच्छा प्रश्न है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप चित्र को पाठ्य वस्तु में स्थान दे रहे हो तो चित्रों का चयन किस प्रकार के चित्र होने चाहिए ना। तो देखिए चित्रगत वस्तुओं का आकार को आप ध्यान में रखोगे, बिल्कुल सही चीज़ है। चित्रगत वस्तुओं का आकार न ज़्यादा बड़ा न ज़्यादा छोटा, ऐसा नहीं कि कोई बड़ी किताब है उसमें छोटा सा चित्र आ जाए तो गलत है ना। और जैसे अलमारी जितना बड़ा आ जाएगा, हाथी जितना बड़ा चित्र आएगा, वो भी क्या है, वो चीज़ें भी गलत है ना। कि आकार बिल्कुल चित्रों के चयन का आधार होना चाहिए। चित्रगत वस्तुओं के रंग ये भी सही है, ऐसे थोड़ी ना है कि कोई भी रंग किसी भी चित्र में कर दिया, नहीं। जैसे हरियाली कोई चित्र है तो उस घास हो गई, घास फूस, तो हरा रंग करना होगा, यानी रंग है वो भी चित्रों के चयन का आधार होना चाहिए। इसके अलावा है यथार्थ वस्तुओं का प्रस्तुतिकरण करने वाला चित्र, ये भी सही है। जैसे कि कक्षा में आप ताजमहल का चित्र प्रदर्शित कर रहे हो, तो ताजमहल किस प्रकार का होता है, सफ़ेद कलर का, सफ़ेद रंग का ही तो होता है ताजमहल, है ना। अब देखिए वास्तविकता में सफ़ेद है, लेकिन आपने जो चित्र दिखा रहे हो कक्षा में वहाँ पे आप लाल रंग का दिखा रहे हो ना, तो ये क्या है, ये गलत है। यानी कि यथार्थ वस्तु जैसी वस्तु है वैसा ही प्रस्तुति करने वाला चित्र होना चाहिए, ये चित्रों के चयन का आधार है। इसका मतलब उपयुक्त सभी कथन यहाँ पे चित्रों के चयन का आधार होना चाहिए। मित्रों विकल्प नंबर 4 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 6 में। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 पर। प्रश्न संख्या 7 देखिए, चौक बोर्ड के उपयोग हेतु कौन सा असत्य कथन है। चौक बोर्ड, चौक का प्रयोग करना बोर्ड पे ना, तो उस उपयोग हेतु चौक का प्रयोग करने में कौन सा असत्य कथन है, कौन सा गलत कथन है। चौक बोर्ड पर एक समान लिखना चाहिए, बिल्कुल सही है। बोर्ड पर अगर आप चौक से लिख रहे हो तो एक समान लिखना चाहिए, ये बिल्कुल सही कथन है, सत्य है ना। ऐसा नहीं कि भाई कहीं पे तो बड़े बड़े अक्षर लिख दिए और कहीं पे छोटे छोटे लिख दिए ना, गलत है। चौक बोर्ड पर सीधी पंक्ति में लिखना चाहिए, बिल्कुल सही है। हमेशा शिक्षक लिखता है तो आप देखते हो, आप भी शिक्षक हो, आपने भी इंटर्नशिप के दौरान लिखा है ना, यानी कि सीधी पंक्ति में हमेशा लिखना चाहिए। ऐसे नहीं कि भाई ऐसे तिरछी तिरछी लाइनें आ रही है ना, ऐसे ऐसे थोड़ी नहीं लिखते हैं श्याम पट पे ना, सीधी पंक्ति में लिखते हैं। चौक बोर्ड को साफ करने तो कपड़े का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल सही है ना। कहीं पे उसे डस्टर बोलते हैं, लपेट फलक बोलते हैं ना, तो कपड़ा का प्रयोग ये भी सही है, कपड़े का प्रयोग भी कर सकते हैं ना। चौक बोर्ड पर दाएं कोने से लिखना आरंभ करना चाहिए, ये चीज़ क्या है मित्रों, ये चीज़ गलत है। चौक बोर्ड पर, अब जैसे कि ये चौक बोर्ड है, ठीक है, अब आप इधर मुंह करके खड़े हो, ठीक है, तो आपका मतलब दायां पक्ष कौन सा हो जाएगा, आपका दायां पक्ष हो जाएगा ये, और बायां पक्ष हो जाएगा ये। तो आप कहाँ से लिखना शुरू करते हो, यहाँ से लिखते हो या यहाँ से लिखते हो, यहाँ से लिखते हैं। इसका मतलब दायां नहीं बल्कि बाएं पक्ष से, बाएं भाग से हमेशा बोर्ड पे श्यामपट पे लिखना चाहिए, ये कथन असत्य है मित्रों। विकल्प नंबर 3
सही उत्तर होगा प्रश्न संख्या 7 में। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 8 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 8 देखिए। प्रश्न संख्या 8 है, शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग व्यवहार के किस पक्ष को अधिक प्रेरित करता है? आप शिक्षण कर रहे हो शिक्षक के रूप में, तब सहायक सामग्री का जो प्रयोग है वो व्यवहार के किस पक्ष को अधिक प्रेरित करता है? शिक्षण में सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हो, श्रव्य प्रयोग कर रहे हो, दृश्य प्रयोग कर रहे हो। जैसे आप मान लीजिए आपने रेडियो का कक्षा में प्रयोग किया है ना, आपने श्यामपट का प्रयोग किया, ठीक है, आपने जैसे एपिडोस्कोप का प्रयोग किया है ना, आपने जैसे जो ये फिल्म स्ट्रिप है उसका प्रदर्शन किया, आपने आकाशवाणी का, आपने दूरदर्शन का, इन सारी चीज़ें जो श्रव्य दृश्य सामग्री, इनका सहायक सामग्री का प्रयोग किया, ठीक है। इनका प्रयोग करोगे तो आप किस पक्ष को अधिक प्रेरित करोगे? बौद्धिक पक्ष। इसमें बुद्धि की आवश्यकता नहीं होगी, नीति ये तो है ही नहीं, है ना, और ना ही यहाँ पे भावात्मक होगी, या मित्रों होगी क्रियात्मक पक्ष, है ना, यानी कि ये क्रियात्मक पक्ष से संबंधित होगी। श्रव्य दृश्य सामग्री या सहायक सामग्री कहूँ या कहूँ शिक्षण अधिगम सामग्री के दो एक ही बात है, सहायक सामग्री के दो एक ही बात है। इसका आप शिक्षण में प्रयोग करोगे तो क्रियात्मक पक्ष को ज़्यादा महत्व दोगे। क्रियात्मक पक्ष यानी कि जो हाथ से संबंधित होता है, आप भाई हाथों से ही इनको यूज करोगे, है ना। आप श्यामपट का प्रयोग कर रहे हो, वहाँ पे चौक चला रहे हो, तो हाथों हाथों का प्रयोग कर रहे हो ना, ये क्रियात्मक पक्ष को उजागर करता है। इसके अलावा जो भी ये श्रव्य दृश्य सामग्री है ना, इसका मुख्य उद्देश्य पता है क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है मित्रों, आपकी जो ज्ञानेंद्रियां है उनको क्रियाशील करना ना, इंद्रियां या ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करना या क्रियाशील करना, तो वो भी क्या है? क्रियात्मक पक्ष से ही संबंधित है मित्रों। विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रश्न संख्या 8 में। आगे चलते हैं मित्रों, प्रश्न संख्या 9 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 9 देखिए, निम्न में से कौन सा उपलब्धि परीक्षण निर्माण का चरण नहीं है? क्या उपलब्धि परीक्षण टॉपिक है आपके, आपने पढ़ा हुआ उपलब्धि परीक्षण, जिसे ज्ञानार्जन परीक्षण कहा जाता है। इसका दूसरा नाम निष्पत्ति परीक्षण का कहलाता है ना, यानी कि बालक ने कितना सीखा है, कितना ज्ञान अर्जित किया, कितनी उपलब्धि हासिल की है बालक ने सीखने में ना, तो उसके निर्माण का जब उपलब्धि परीक्षण बनाया जाता है तो उसका चरण होते हैं, कुल 4 या 5 चरण होते हैं। उसमें कौन सा चरण नहीं है? ठीक है, कुल वैसे 5 चरण होते हैं मित्रों। अब कहीं पे 4 दे रखे वो अलग बात है, मैं 5 मानता हूँ, ठीक है। 5 चरण है इसके उपलब्धि परीक्षा निर्माण के। अब देखिए इसमें कौन सा नहीं है, तो शैक्षणिक उद्देश्य को लिखना बिल्कुल ये तो है भाई, शैक्षणिक उद्देश्य बताए जाएंगे कि उपलब्धि परीक्षण क्यों करवाया जा रहा है ना। प्रश्न निर्माण करेंगे, बिल्कुल सही है, प्रश्न निर्माण भी करेंगे। समंकन योजना यानी कि अंत में निर्णय, समंकन योजना क्या होती है? समंकन योजना का एक प्रश्न है, एक प्रश्न क्या बनेगा कि समंकन योजना क्यों तैयार की जाती है? क्योंकि निर्णय संबंधी असंगति को दूर करना, यह समंकन योजना होती है। इसके अलावा प्रश्न पत्र भी तैयार करने होंगे, रूपरेखा भी तैयार करनी होगी, और आपने एक ब्लूप्रिंट नाम सुना होगा, ब्लूप्रिंट नील पत्र जो प्रश्न पत्र का आधार रहता है वो भी तैयार करना होता है। ये सारे इसमें चरण होते हैं। लेकिन मित्रों, छात्रों की कमियों के कारणों की जानकारी प्राप्त करना, ये उपलब्धि परीक्षा निर्माण का जो चरण नहीं है, बल्कि ये आ जाता है निदानात्मक में, है ना भाई। छात्र की कमियां हैं, उन कमियों के कारण क्या है उनकी जानकारी प्राप्त करना, ये निदानात्मक परीक्षण कहलाता है मित्रों। प्रश्न संख्या 9 में विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 पर मित्रों। प्रश्न संख्या 10 देखिए। प्रश्न संख्या 10 है जो आपके एक टॉपिक है छोटा सा, हिंदी की कठिनाइयाँ। अपने देश में हिंदी समय हिंदी भाषा की कठिनाइयाँ क्या है वो टॉपिक है, वहाँ से प्रश्न संख्या 10 है कि हिंदी की कक्षा में प्रायः हिंदीतर भाषी बच्चे, हिंदीतर मतलब जो हिंदी से अलग है, जहाँ हिंदी नहीं चलती, जैसे अब आप कर्नाटक इधर अपने दक्षिणी भाग ले लो, है ना, वहाँ पे हिंदी नहीं चलती, तो उन क्षेत्रों में, और हिंदी कहाँ चलती है? अपने जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, यहाँ पे हिंदी चलती, ठीक है। तो एक तो यहाँ चलती है, और दूसरा हिंदीतर भाषी बच्चे, हिंदी की कक्षा है और वहाँ पे हिंदीतर भाषी बच्चे, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश की यहाँ कोई स्कूल की कक्षा चल रही है और वहाँ पे मान लीजिए कोई कर्नाटक या केरल का बच्चा आ गया, ठीक है। अब उसको हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करते, तो वो क्यों करते, उसका मुख्य कारण क्या है ना। तो देखिए, प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा संरचना में अंतर होता है। वे मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते, तो ये तो गलत है, मन लगाकर हिंदी नहीं सीखते। अब देखिए, जब ये बालक इतनी दूर पढ़ रहा है ना, ये भाई दक्षिण का बालक इधर पूर्व में पढ़ रहा है, तो इसको मन लगाकर हिंदी सीखना है, तो ये तो गलत है। हिंदी बहुत कठिन भाषा है, ये कोई कारण ही नहीं है। हिंदी सीखने के प्रति उनमें अरुचि होती, तो ये भी गलत है ना। लिखा है कि प्राय हिंदी और उनकी मातृभाषा की संरचना में अंतर होता है, ये सही कारण होता है। इसका सही उपयुक्त उत्तर है कि प्राय हिंदी
अब देखिए उत्तर प्रदेश वाले हिंदी बोलेंगे, इसका मतलब क्या है, जो हिंदी की संरचना होगी और इधर जो दक्षिण वाला कन्नड़ की जो मातृभाषा होगी उनकी संरचना में बहुत ज़्यादा अंतर होता है। इसीलिए जो हिंदी भाषी बच्चे हैं उनको हिंदी सीखने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है मित्रों। प्रश्न संख्या 10 में विकल्प नंबर 1 सही उत्तर होगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 11वें पर। प्रश्न संख्या 11वां देखिए, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का महत्वपूर्ण स्थान है, इस कथन का संबंध किससे? भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया का कहने का मतलब है कि भाषा देखिए क्या होती है, वैसे भाषा होती क्या, जन्मजात है या अर्जित है? तो याद रखना हमेशा भाषा अर्जित प्रक्रिया मित्रों ना, भाषा अर्जित है, जन्म के बाद ये सीखी जाती है, बड़ों से अनुकरण करके सीखी जाती है ना, यानी समाज में सीखी जाती है। समाज में जो लोग हैं, वयस्क है, बड़े बुजुर्ग हैं, उनसे समाज में सीखी जाती है, अंतःक्रिया करके सीखी जाती है, उनसे बातचीत करके सीखी जाती है ना। तो ये सही है, भाषा सीखने में सामाजिक अंतःक्रिया महत्वपूर्ण स्थान। लेकिन इसका कथन का संबंध किससे है, ये कथन किसने कहा? स्किनर, चॉम्स्की, वाइगोत्स्की या जीन पियाजे? देखिए स्किनर और पियाजे का नाम यहाँ पे नहीं आएगा, दो विकल्प बचे। चॉम्स्की ने तो उल्टा बताया। चॉम्स्की ने क्या कहा? चॉम्स्की भाषाविद थे, उन्होंने कहा कि भाषा हमेशा जन्मजात होती है। ठीक है, चॉम्स्की ने कहा कि चॉम्स्की एकमात्र ऐसे भाषाविद ऐसे मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने कहा कि भाषा क्या होती है, जन्मजात होती है। बाकी सब ने कहा भाषा अर्जित होती है, और भाषा अर्जित होती है ना। तो ये सामाजिक जो सांस्कृतिक है ना, क्या सामाजिक जो सांस्कृतिक सिद्धांत दिया मित्रों, किसने दिया था? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। उसमें इन्होंने यही बताया कि सामाजिक अंतःक्रिया करके बालक भाषा को अर्जित करके सीखते हैं ना। तो ये लेव वाइगोत्स्की ने बताया। विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 11वें में। चलते हैं प्रश्न संख्या 12वें पर। प्रश्न संख्या 12वां देखिए मित्रों, निम्न में से क्या भाषा शिक्षण में सीखने की एक विशेषता नहीं है? भाषा शिक्षण करना है तो उसमें सीखने की एक विशेषता कौन सी नहीं है? भाषा शिक्षण करते हैं तो उसमें सीखने में क्या भाषा के ज्ञान में विकास करता है? बिल्कुल। जब भाषा का शिक्षण करते हैं, जब कुछ सीखते हैं मित्रों ना, तो सीखने में भाषा का ज्ञान का विकास होता है। बिल्कुल, जब सीखेंगे तो हमारी भाषा का ज्ञान का विकास होगा। सही है। और भाषा शिक्षण है तो ये सुलभ वातावरण भी तैयार करता है, ये भी कथन सही है ना। कौन सी विशेषता नहीं है तो ये उपयुक्त सभी तो हट जाएगा, इसका मतलब विकल्प नंबर 3 नहीं है। भाषा शिक्षण के अंतर्गत निष्क्रियता रहती है, निष्क्रियता रहने पर तो सीखना होगा ही नहीं, है ना। सीखना कब होगा? जब भाषा को हम सीखेंगे तो हमें क्या रहना पड़ेगा? सक्रिय रहना पड़ेगा। असक्रिय या निष्क्रिय नहीं रहती है मित्रों। बहुत सरल प्रश्न था ये। विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 12वें में। प्रश्न संख्या 13वां देखते हैं मित्रों। प्रश्न संख्या 13वां है, पढ़ने में बाधा नहीं है। आपने पठन कौशल पढ़ा होगा मित्रों, कौन सा पठन कौशल आपने पढ़ा होगा, है ना। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पठन कौशल अगर आपने पढ़ा तो आप कर सकते हैं इसको, कि पढ़ने में कौन सी बाधा नहीं है। पठन कौशल किसे कहते हैं, पढ़ना किसे कहते हैं? या केवल उच्चारण पर ही? देखिए ही हुआ, मात्र हुआ, केवल हुआ, ये सारे जब भी शब्द मिले उस ऑप्शन को हटा दो। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव शब्द अपने काम के है ही नहीं। ठीक है, तो उच्चारण पर ही, केवल उच्चारण पर जोड़ दोगे, ये पढ़ने में बाधा नहीं है भाई, ये तो पढ़ने में बाधा है ना। तो इसको आप हटा दो। सारे नियम पहले ही बता देना, सारे नियम पहले बता दोगे तो फिर पढ़ोगे क्या, ये भी गलत है। सटीकता पर ही जोर देना, केवल सटीकता पर जोर दोगे, ये भी गलत है। लिखी हुई चीज का अर्थ निकालना, जो भी पढ़ रहे हो उस पढ़ने का अर्थ भी तो समझो। अब जैसे हम ये प्रश्न पढ़ रहे हैं, आप ये प्रश्न पढ़ रहे हो, लेकिन आप इन सारों का अर्थ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? समझ रहे हो ना। तो जो भी लिखी हुई चीज़ है उसका अर्थ निकालना, ये पढ़ने में बाधा नहीं है, बल्कि ये पढ़ने का मुख्य गुण या मुख्य विशेषता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों। विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 13वें में। चलते हैं प्रश्न संख्या 14वें पर। प्रश्न संख्या 14 देखिए, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका सर्वाधिक महत्व है? देखिए भाषा अर्जित की जाती है, ठीक है, भाषा अर्जित ही होती है, तो भाषा अर्जित होती है। इसकी प्रक्रिया में, अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका सर्वाधिक महत्व पूछा? सर्वाधिक महत्व। अब देखिए अर्जित कहाँ की जाती है ये देख लीजिए। ठीक है, तो देखिए कक्ष की बात करूँ मैं, भाषा की प्रयोगशाला या पाठ्य पुस्तक, ये जो तीनों चीज़ें हैं मित्रों, ये संबंधित किससे है? ये विद्यालय से संबंधित है ना। और बच्चा जन्म से ही, जैसे ही जन्म लिया तो जन्म के तुरंत बाद विद्यालय जाएगा? नहीं जाएगा। तो ये तीनों विकल्प क्या हो जाते हैं मित्रों? तीनों विकल्प गलत हो जाते हैं। जन्म के बाद वो कहाँ आएगा? या तो आएगा परिवार में, है ना, पास पड़ोस में, समाज में, मित्रों के बीच आएगा ना, तो वहां से वो भाषा सीखेगा। परिवार यहाँ ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या है? समाज है। तो सामाजिक अंतःक्रिया, वाइगोत्स्की ने बताया कि समाज में जो लोग रहेंगे उनसे वो क्या करेगा? भाषा अर्जित करेगा। मित्रों विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 14 में। आगे चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15वें पर। प्रश्न संख्या 15 देखिए मित्रों, प्रश्न संख्या 15 है, उर्मिला अपनी बात कहते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है, आप क्या उपाय करेंगे, है ना। अब देखिए ये मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करती है ना।
मतलब कि इसकी जो भी मातृभाषा है उसी के शब्दों का प्रयोग करती है। तो ऐसे में आप शिक्षक के रूप में क्या उपाय करोगे? उसे बताएंगे कि ये शब्द गलत है? नहीं भाई, उसकी अब जैसे मान लीजिए उसने विद्यालय आना शुरू किया, तो ये मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करना, उसकी मातृभाषा शब्द गलत है तो ये गलत नहीं है। उसे डांटेंगे तो डांटना तो बिल्कुल नेगेटिव होगा, डांटेंगे कि वे अपनी भाषा के शब्दों का प्रयोग नहीं करें, नहीं। अचानक से जो भी भाषा उसे सीखनी, मान लीजिए उसे मातृभाषा आती है, अब उसे विद्यालय में वो आई है तो उसे हिंदी सीखनी है ना, तो अचानक से वो हिंदी थोड़ी ना बोलने लगेगी, नहीं। तो उसे डांटेंगे, ये भी गलत हो गया। उसे बताएंगे किसी शब्द विशेष को क्या कहते हैं, सीधा ही आप हिंदी में किसी शब्द विशेष को बता दोगे तो ये भी गलत है। विकल्प नंबर 2 सही है मित्रों। क्यों? कि लक्ष्य भाषा के शब्द का प्रयोग करते हुए सहजता से, आसानी से उसके वाक्य को दोहराएंगे। पहले तो उसके मातृभाषा का जो भी वाक्य होगा, ठीक है, उसको क्या करेंगे, उसको हिंदी में कैसे लिखेंगे वो बताओगे। फिर आप उस मातृभाषा वाले वाक्यों को और हिंदी के वाक्यों में दोनों में तुलना करके उसको बताओगे कि ये जो आपके मातृभाषा का वाक्य है वो हिंदी में इस प्रकार का वाक्य कहलाएगा ना। ये कौन सी विधि होती है? ये मित्रों मोस्टली इसमें व्यतिरेक विधि काम आती है। जब दो भाषाओं के मध्य तुलना की जाती है उसमें व्यतिरेक विधि का प्रयोग हिंदी शिक्षण में किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था मित्रों। विकल्प नंबर 2 सही हो जाता है प्रश्न संख्या 15वें में। तो दोस्तों ये थे आज के हिंदी शिक्षण विधियों के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ वीडियो अच्छा लगा तो बिल्कुल लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिए कि 15 में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया पहले सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।